हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालवा कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले पहले आपको कुछ चीजें समझा देता हूं मैं इसमें। पहले देखो, मेटल्स कैसे होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक मिनट। मेटल्स हैव metals have tendency to become electropositive। ठीक है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने की। वहीं पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पहले इसको समझते हैं, दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। देखो, जो मेटल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने की, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने की। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, मान लेते हैं हमारे पास सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। इसका मतलब न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा, इसको अचीव करना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट होना चाहिए या फिर डुप्लेट होना चाहिए। डुप्लेट हम जनरली हाइड्रोजन के केस में पढ़ते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं से मिल नहीं पाएंगे ना, मतलब 7 और कहीं से मिल नहीं पाएंगे, मतलब टोटल 8 नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए बेटर रहेगा कि ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। क्या कर दे, इसे डोनेट कर दे। अब डोनेट करने से क्या होगा, डोनेट करने से अब इसकी आउटर मोस्ट शेल ये ना होके ये वाली हो जाएगी। देखो, इसमें 8 है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तब इस पे चार्ज आ जाएगा, क्या, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। तो देखो, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पे ये क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव बन गया। क्या बना ये, पॉजिटिव। तो जो मेटल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने की। कैसे बनने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने की। वहीं पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, जैसे क्लोरीन है 2,8,7, ये एक नॉन मेटल है। अब इसका मतलब पहला शेल, ये न्यूक्लियस, इसमें पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी अचीव करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इस पे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। तो इसने क्या किया बेटा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ये बन गया है क्या, नेगेटिव। तो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने की, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने की। ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव बन सकते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन सकते हैं। ठीक है, एक और चीज है, इसे हटाते हैं, इसे भी हटा देते हैं।
metals have low ionization energy, और ये नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। वहीं पे नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो, नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हाई। तो अभी ये है भैया कि ये आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अब देखो क्या है, हमें मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में एक ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पकड़ के ऐसे निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, उस एनर्जी को कहेंगे हम क्या? इस एनर्जी को कहेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। अभी आपसे पूछे कि भैया व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to pull the outermost electron। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत लग रही है, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, अब मेटल का क्या केस है? सेम वही सोडियम का केस उठा लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था। क्या करना था? ऑक्टेट कंप्लीट करना था। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलना मुश्किल है। क्या है? इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलना मुश्किल। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकालना क्या होगा? आसान हो जाएगा। अगर इसको इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना आसान है, तो क्या होगा? इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी तो नहीं देनी पड़ेगी ना, हमें एनर्जी कम ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम करना आसान है। और ये काम करना आसान है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है बेटे? कम। तो जो मेटल्स होते हैं, इनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम। इसका मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या कम एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं पे अगर नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा। अब ज्यादा क्या है आयनाइजेशन एनर्जी? वही है क्लोरीन का केस कि पॉजिटिव, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब आयनाइजेशन एनर्जी इसकी हाई क्यों है? देखो, इसको भी कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी इसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप कहोगे कि भैया हम यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। आपने कहा कि सर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो देखो पहले ही इसका क्या था, ये अपने मतलब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के कगार पे था, पास में था। अभी अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या होगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर पाएगा उतनी आसानी से। अब क्या है, अगर आप इसको निकालोगे तो ये बोलेगा कि भैया मेरे पास तो वैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स और कम हो जाएंगे। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ से निकालना चाह रहे हो, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो ये एनर्जी है वही तो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है ये? आयनाइजेशन एनर्जी ही तो है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल से अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत लगेगी, उस एनर्जी को कहेंगे हम क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे कि जो मेटल्स है वो अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, मतलब एयर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, या किसी दूसरे सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो पहली हम केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब हम मेटल का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्या करेंगे हम, मेटल का रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद मेटल टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखो लगभग सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक जनरल इक्वेशन भी लिखा हुआ है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो देखो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। क्या मिल रहा है बेटा, हमें कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जो ये मेटल ऑक्साइड मिलते हैं जनरली इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है बेसिक नेचर। कैसा होता है, बेसिक नेचर। ठीक है, कैसा नेचर होता है बेटा, बेसिक नेचर। ये वाली आपने एसिड बेस की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ाया था आपको कि मेटल ऑक्साइड बन रहा है वहां पे, और मेटल ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर, ये आपको वहां पे भी पढ़ाया गया था। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर। ठीक है, अच्छा सारे मेटल ऑक्साइड की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेटा वो जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। जैसे दो मेटल ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एम्फोटेरिक। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं। किसकी तरह काम कर सकते हैं, एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं उनको कहते हैं हम एम्फोटेरिक। आता है क्वेश्चन, भैया दो ऐसे मेटल ऑक्साइड का नाम बताओ जो एम्फोटेरिक होते हैं, तो वो मेटल ऑक्साइड कौन से हैं, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। तो क्या बताया आपको, एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड के जैसे भी काम करता है और बेस के जैसे भी काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक। जैसे यहाँ पे हमने दो रिएक्शंस लिखी हुई हैं, तो देखो ये एक ये इसमें हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराया है। HCl क्या होता है बेटा, HCl होता है एसिड। HCl क्या होता है, एसिड। अब जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था Al2O3, जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो यहाँ पे इसका कौन सा नेचर शो होने लगा, इसका नेचर शो होने लगा बेसिक नेचर। तो देखो यहाँ पे जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बेसिक नेचर के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सॉल्ट और वाटर। क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ये गड़बड़ लग गया, ये 3 होगा, AlCl3। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नेचर शो कर रहा है, यहाँ पे बेसिक नेचर शो कर रहा है। वहीं पे अगर बेस NaOH क्या होता है बेटा, NaOH ये होता है बेस, ये बेस। तो देखो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा Al2O3 तो यहाँ पे एसिडिक नेचर के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक नेचर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अभी आपको बताया कि भैया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब कभी ये बेस के जैसा रिएक्ट करते हैं, कभी ये एसिड के जैसा रिएक्ट करते हैं। बेस के जैसे कब रिएक्ट करते हैं, बेस के जैसे तब रिएक्ट करते हैं जब वो एसिड के साथ, बेस के जैसे कब रिएक्ट करते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, और एसिड के साथ कब रिएक्ट करते हैं जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो। मतलब ये दोनों प्रकार के नेचर शो करेंगे, एसिडिक नेचर भी शो करेंगे और बेसिक नेचर भी शो करेंगे। एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं कौन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। देखो ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो होते हैं इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि जब आप उसे वाटर में रखोगे तो वो डिसॉल्व
नहीं होगा। तो जनरल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। अब जनरल प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और उनको हम कहते हैं एल्कली। क्या कहते हैं, एल्कली। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बना दे रहे हैं क्या, ये क्या हो गए, ये है एल्कली। ये दोनों क्या है बेटा, ये हो गए एल्कली। आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि एल्कली कौन होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली। क्या कहते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं। तो ये कौन है, ये बेसिक नेचर है, वाटर में डिसॉल्व हो गया और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बनाया दिया क्या, एल्कली। तो देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेटा, ये कैसी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज, मतलब ये पूरी तरीके से सभी के लिए अप्लाई नहीं होगी, कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जैसे जनरल प्रॉपर्टी की भैया मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होता है, मतलब वो घुलते नहीं। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें किसकी, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है, जैसे ये दोनों ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये दोनों ही कैसे हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जा रहे हैं और ये वाटर में डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हैं बेटे, ये दोनों एल्कली है। क्या है बेटा, ये दोनों एल्कली है। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट। मतलब सभी के सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे नहीं रिएक्ट करते। इसका मतलब कोई किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसी की रिएक्टिविटी कम है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, जो कम रिएक्टिव होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, कम। तो यही कह रहा है कि सभी के सभी जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ एक प्रकार की नहीं होती। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्या, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कैसे करते हैं, अगर आप कभी भी अगर इनको एयर के कांटेक्ट में रखोगे तो इन पे क्या हो जाएगा, ये फायर कैच कर लेंगे। क्या करेंगे, ये फायर कैच कर लेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया और इसको एयर के कांटेक्ट में दिया, तो उन पे क्या होगा, वो फायर कैच कर लेंगे। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हमेशा स्टोर किया जाता है कैरोसिन में। किसमें स्टोर किया जाता है, कैरोसिन में स्टोर किया था। क्यों, कैरोसिन में स्टोर करने से क्या होगा, इसका एयर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और एयर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो जिसकी वजह से वो फायर कैच भी नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, सोडियम और पोटेशियम। वहीं पे अगर हम बात करें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड की, अगर इनको आपने ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रखा हुआ, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो इनके बाहर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। किसकी, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड जम जाती है, जो क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। मान लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरीके से मेटल है, ये मैग्नीशियम मान लेते हैं, और हमने इसे एयर के कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इसके बाहर एक पतली सी ऑक्सीजन की ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी और जो इसको आगे रिएक्ट करने से रोक देगा। ठीक है, आगे मतलब इसको रिएक्ट नहीं होने देगा। अच्छा, वहीं पे अगर हम आयरन की बात करें, ये नहीं बर्न होता ऑक्सीजन के साथ, अगर आप इसे हीट अप करोगे तो ये बर्न नहीं होता। लेकिन जो आयरन के जो फिलिंग्स होती हैं, आयरन फिलिंग्स जो छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में होता है, अगर आप इसे थोड़ा सा स्प्रिंकल करो, मतलब आग के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करो, तो इसमें हल्की हल्की सी कैसे होने लगेगी, स्पार्किंग होने लगेगी। कैसे होने लगेगी बेटे, स्पार्किंग होने लगेगी, थोड़ा सा चमकदार वो बनने लगेंगे, स्पार्क्स बनने लगेंगे। ठीक है, अच्छा, जो कॉपर होते हैं बेटा, ये नहीं होते हैं, बर्न नहीं होते हैं। कॉपर जो होता है वो बर्न नहीं होता। लेकिन अगर आपने क्या किया, कॉपर लिया और कॉपर को बर्न करने की कोशिश की, भैया ऐसे आग लगा दी और नीचे से बर्न करने की कोशिश कर दी, तो वो बर्न नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा काला सा पड़ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाहर
एक ब्लैक कलर की ऑक्साइड लेयर, कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, ठीक है ना, उसकी वजह से वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। अच्छा, वहीं पे अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें, सिल्वर और गोल्ड क्या है, ये है सिल्वर और ये है गोल्ड, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते किसी भी टेम्परेचर पे। इसी वजह से जो सिल्वर होते हैं और गोल्ड होते हैं, ये क्या होता है, महंगा होता है भैया। क्यों होता है महंगा? महंगा इसी वजह से तो है, ऐसा थोड़ा ना होता कि भैया आपने सोने की चेन पहनी है गले में और कुछ टाइम के बाद वो अपना रंग बदल दे रहा है या उसमें ऑक्साइड बन गया, ऐसा नहीं है। इसी वजह से ये क्या होता है, ये कॉस्टली होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। आज सोना खरीदा तो 10, 20, 30, 50, 100 साल के बाद भी वो सोना ही रहेगा। समझ में आया? जबकि अगर आपने आज आप लोहा खरीदते हो तो 10 साल बाद, 20 साल बाद वो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने आज सोना खरीद लिया तो सोना खरीदने से क्या होगा, कुछ सालों के बाद भी वो सोना रहेगा और उसके दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने आज इसमें ये पढ़ा कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्टिविटी कैसे होती है, ठीक है। तो कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे नई रिएक्शंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।